सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। पहला दूसरा तो एकदम सही लग रहा है, लेकिन तीनों सही है। समावेशित विकास ऐसा विकास कहलाता है जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले, अर्थात राष्ट्रीय आय का रिसाव नीचे की ओर अधिक हो। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहित करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, ये सभी कार्य सहायक साबित हो सकते हैं। हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है। बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, जिससे खाद्य स्फीति और उच्च हुई है। भारत में हाल के वर्षों में निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति के कारणों में कई खाद्य वस्तुओं की मांग आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक अवरोध प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया बृहद निवेश है, इसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित कराना है। इससे बृहत्तर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लग सके। यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति का अनुसरण करना है। इसमें बी सही है। वित्तीय उत्प्रेरक सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सरकार वित्तीय उत्प्रेरक को अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने अथवा वित्तीय संकट से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मंदी से बचाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआईज से अधिक निधि आए। तो पहला और तीसरा सही है। चालू खाते को घटाने के लिए घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन और उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई आए, एफआईआईज से अधिक निधि आए इत्यादि कार्यवाही किसी सरकार द्वारा की जा सकती है। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। नहीं, सी सही है। आधार प्रभाव पूर्व के आंकड़ों का वर्तमान आंकड़ों की गणना पर पड़ने वाले प्रभाव को कहते हैं
स्फीति दर में वृद्धि के संदर्भ में विगत वर्षों की कीमतों का वर्तमान स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव ही आधार प्रभाव है। ये यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है इसका। जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी मतलब कि करेंट प्राइस पे जो जीडीपी है, और रियल और कांस्टेंट प्राइस पे जो जीडीपी है इनटू 100। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर वैल्यू एडिड टैक्स की विशेषता नहीं है? यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर टैक्सेशन प्रणाली है। यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन और लगाया गया टैक्स है, कर है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपयोग के अंतिम चरण में लगाया गया टैक्स है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। डी सही है। मूल्य आधारित कर बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। इसमें उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाता है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया गया कर है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवा उपलब्ध की जाती है वे हैं ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरण सुविधाएं। पहला तो एकदम पक्का होगा, चारों है। ग्रामीण निर्धनों विशेष रूप से महिलाओं को बिना किसी पार्श्विक गारंटी के आय सृजनकारी गतिविधियों के संचालनार्थ साख सुविधा उपलब्ध कराना सूक्ष्म साख कहलाता है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवा या सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वे ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं तथा निधि अंतरण सुविधाएं हैं। आहार उत्पादों की विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के आहार उत्पाद अणु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं किए जाते हैं। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होती, तो वह कंपनी उपभोक्ताओं को यह बताना चाहती है कि उसके आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों और पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, सही बात है। यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ये सही है। तीसरा, यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है, तो तीसरा सही है, ये सदस्य देशों को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार इसकी स्थापना जुलाई 1944 को वाशिंगटन मतलब अमेरिका में हुई थी। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है जिससे उनका प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक हो सके। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लुभावन ऋण टीचर लोन क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है?
लोक लुभावन ऋण, टीजर लोन, अधोमुख ऋणों सब प्राइम लैंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता न हों। देश में लोक लुभावन ऋण, टीजर लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसका पहला सही है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऐसे लोक लुभावन ऋण यानी कि टीजर ऋण हैं जो ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण के चुनाव की क्षमता तथा अन्य मानकों को बिना ध्यान रखे हुए प्रदान किए जाते हैं। ऐसे ऋणों पर प्रारंभिक वर्षों में ब्याज की दर आकर्षक रूप से कम रहती है तथा बाद के वर्षों में बढ़ जाती है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है और स्फीति के साथ और स्टैगफ्लेशन के साथ, अतिस्फीति के साथ। तो स्फीति के साथ मुद्रा स्फीति या मुद्रा प्रसार वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। पहले ही सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर में कटौती का उद्देश्य अन्य ब्याज दरों को कम करने में सहायता प्रदान करना होता है जिससे बैंकों से उधार को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भारत का विदेश व्यापार आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में XIX राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों को भारत में आगमन, निर्यात था, आयात था, उत्पादन था, उपयोग था, तो निर्यात था। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में XIX राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों को भारत में आगमन, निर्यात था। 19वें राष्ट्रमंडल खेल 3 से 14 अक्टूबर 2010 को भारत की नई दिल्ली में संपन्न हुए। भारत में पहली बार आयोजित इस राष्ट्रमंडल खेल में 17 खेलों की 260 स्पर्धाओं में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ से जुड़े 71 देशों के लगभग 7,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसे देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत आगमन निर्यात के अंतर्गत माना जाएगा। इस आगमन से देश को प्राप्त आय पर्यटन के अंतर्गत आएगी जो निर्यात लेखे के अंतर्गत अदृश्य मद है। निर्यात में दृश्य वस्तुएं, सेवाएं तथा विदेशों में विनियोग से प्राप्त आय सम्मिलित हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957 दोनों है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। चांस तो ज़्यादातर चारों का है, चारों ही सही है। भारत में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिनियम है मत्स्य अधिनियम 1897, भारतीय वन अधिनियम 1927, खनन एवं खनिज विकास नियमन 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम 1937, खतरनाक कीट और पिस्क्यू अधिनियम 1914, इलायची अधिनियम 1965। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। सरकार अब CPSEs के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती है। इसमें से न तो एक सही है न तो दो सही है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों
में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश कर रही है। उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि में जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों की हिस्सेदारी, बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा प्रबंधन पर नियंत्रण इत्यादि सरकारी विनिवेश के प्रमुख बिंदु हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम H2 के आइसोटोप्स हैं। भारी जल हाइड्रोजन के गुरुत्व समस्थानिक यानी ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसका सापेक्षिक घनत्व 101 और हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। नाभिकीय ऊर्जा के साथ साथ अनुसंधान रिएक्टरों के लिए आवश्यक गुरुजल मांग की आपूर्ति के नियमित उत्पादन के लिए गुरुजल बोर्ड मुंबई उत्तरदायी है। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट में पारा वाष्प से विद्युत गुजरकर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जिसे लैंप के अंदर फास्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। LED लाइट यानी लाइट एमिटिंग डायोड लैंपों में पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोडों, ऑर्गेनिक LED या पॉलीमर LED तकनीक का प्रयोग होता है। CFL का औसत कार्यकाल 6000 से 15000 घंटे तक का होता है, जबकि LED लैंप सामान्यतः 25 से 30 साल तक चल सकता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन सा यानी कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है? तो तीनों। ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनों के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स तथा वायुजनित अकार्बनिक कणों इत्यादि का उत्सर्जन होता है। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से संपुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। यही सही है, डी। कार्बन क्रेडिट प्रणाली के अनुसार किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है?
एस्पर्टेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। जब एस्पर्टेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। एस्पर्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे उपचयजों यानी कि सेटाबोलाइट्स में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देते। एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। यही सही है। एस्पर्टेम बाजार में बिकने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सामान्य चीनी या सुक्रोज की तुलना में कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः एस्पर्टेम की बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसका कैलोरी अंश नगण्य है। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने से किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ऑक्सीकरण की एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके कारण कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो सकती है। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि मृदा से जल वायव अंगों में नहीं पहुंच पाता। जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है। जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता है। भी सही है। संवहनी पादपों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम किसी वृक्ष के छाल की सबसे आंतरिक परत है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नियमित घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से किसी वृक्ष की छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे तथा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाएंगी और वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मृत हो जाएगा। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरा का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? A पॉजिटिव।
ओ पॉजिटिव। सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टाइनर ने सन 1931 में मनुष्य के रक्त को 3 वर्गों में बांटा था। इसके बाद डी कैस्टिलो तथा स्टूलरी ने मनुष्य के रक्त में चौथे वर्ग का भी पता लगाया। अब मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी तथा रुधिर वर्ग ओ। तीसरे गोद लिए हुए पुत्र का रक्त वर्ग ओ पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों दंपतियों में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव और एवं दूसरे का ओ निगेटिव होने के पर उनके जुड़वा उत्तरों के वर्ग रक्त वर्ग में ए पॉजिटिव और बी निगेटिव या ए बी पॉजिटिव होंगे। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में 3 इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। डीएनए अनुक्रमों की सहायता से पशुओं की वंशावलियों, इसमें सी सही है पहला और तीसरा। डीएनए अनुक्रमों की सहायता से पशुओं की वंशावलियों को जानने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आनुवांशिक रोगों और अल्जाइमर, म्यूटोनिक डिस्ट्रॉफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा जीनों की अक्षमता एवं उनमें उत्पन्न दोषों के चलते होने वाली कई बीमारियों का कारण ज्ञात कर उनका उपचार संभव हो सकता है। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। पता नहीं। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल प्रयुक्त करता है। जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे 2 उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है। किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। ए सही है, केवल ए सही है। ब्लूटूथ 2.40 GHz से 2.480 GHz की रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई IEEE 802.11 स्टैंडर्ड दर आधारित प्रौद्योगिकी है, जिसमें 2.4 GHz, 35 GHz तथा 5 GHz फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट, जो ब्लू-रे डिस्क के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है। इसमें से पहला और दूसरा सही है। ब्लू-रे डिस्क अगली पीढ़ी का ऑप्टिकल डिस्क है, जो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है। डीवीडी डिस्क अधिकतम 47 GB डाटा का संग्रहण कर सकती है तथा एकल पात वाली ब्लू-रे डिस्क 25 GB डाटा एकत्रित कर सकती है।
दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी का भूमध्य रेखा की समतल होता है, कक्षा 22,236 किमी की तुंगता पर होती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, चौथा गलत है। भू अप्रगामी कक्षा भूतुल्यकालिक होती है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, तथा भूतुल्यकालिक कक्षा वृत्ताकार होती है। अतः 1, 2, 3 सही हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती है। क्यों? ये जीवित जीवों का उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2 और 3 इसमें से पहला और तीसरा सही है। सूक्ष्म जैविक ईंधन यानी माइक्रोबियल फ्यूल सेल जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। एमएफसी माइक्रोबियल फ्यूल सेल को विद्युत उत्पादन का आकर्षक विकल्प भी माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज एसीटेट, स्टार्च फॉर्मेट, मेथेनॉल, प्रोटीन इत्यादि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे सल्फाइड्स का भी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट क्षोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मेथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह, वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि, इसमें भी सही है। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बनों का अंतर्प्रवाह है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती। इस संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा यानी कौन से कथन इस का उपयुक्त स्पष्टीकरण है? पहला और दूसरा। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, जलवाष्प एवं धूल आदि कुछ नहीं होता है। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक
है। इस मंडल में वायुमंडल व वायुयान व जेट विमान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। आभासी निजी परिपथ क्या है? यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवा प्रबंधक सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। उपयुक्त ABC कथनों में से कोई भी आभासी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं है। बी है। आभासी निजी परिपथ यानी कि VPN किसी संगठन या कंपनी को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक नेटवर्क में मौजूदा ढांचे पर अपने निजी इंट्रानेट को सुरक्षित रूप से विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतायत स्पीसीज रिचनेस वानस्पतिक घनत्व स्थानिकता मानव जाति वानस्पतिक महत्व आशंका बोध वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। तो पहला, तीसरा और 5वां। जाति बहुतायत स्थानिकता तथा आशंका बोध नामक 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं। समुद्रों में प्लवक के प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रगहन कर लेते हैं। बी सही है इसका, मतलब कि केवल दूसरा सही है। वैश्वीकरण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, वनों की कमी एवं अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण हाल के वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें अधिकांश वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, अधःस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। केवल दूसरा सही है। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पोषकों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। समुद्र प्रवाह के अंतर्गत वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म एवं पोषक रहित जल को ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाता है। 85वां, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है।
वर्षावन में वृक्षों के प्रवर्धियों की जीव क्षमता दुर्बल होती है। वर्षावन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। विदेशज जातियां वर्षावन की उर्वर मुद्रा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। तो पहला सही है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्नियोजित नहीं हो पाता, जिसका सबसे प्रमुख कारण वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। 86वां, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ये सही है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ये भी सही है। इस क्षेत्र में विशेषज तथा अति क्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। ये भी गलत है। ये गलत है। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। केवल दूसरा सही है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शीर्ष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका सर्वप्रमुख कारण यह है कि यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली रेडियो संचार परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्योंकि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है। इसमें न तो पहला सही है न तो दूसरा। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्योंकि आयन मंडल में विद्युत आवेशित आयनों की उपस्थिति होती है। बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म वीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना, इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना, इसे जलाभाव सह बनाना, इसका निदान आयु बढ़ाना है। तो पहला सही है। बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। बीटी बैंगन आनुवांशिक अभियांत्रिकी से विकसित बैंगन की नई किस्म है। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? बी पहला और दूसरा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 19 दिसंबर 2007 को अनुमोदित की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2008 में मेगा फूड पार्क योजना शुरू की गई थी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं: खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ाने एवं अपव्यय को कम करने हेतु किसान की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन को अधिक करना। अतः कथन 1 और 2 सही हैं। तीसरा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्तम पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं के साथ कार्य से बाजार तक मूल्यवर्धित आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराना। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है?
ज्वारनदमुख से पोषकों का प्रसाव, मानसून में भूमि से जलवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह, तीनों सही है। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इसका प्रमुख कारण ज्वारनदमुख में पोषकों का प्रसाव, मानसून में भूमि से जलवाह तथा समुद्रों में उत्प्रवाह इत्यादि। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता अनुसार 0.03% पाई जाती है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। वायुमंडलीय दाब पर यह -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाएं कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कम हो जाती है। जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, सस्य परागण, चारों सही है। जैव विविधता, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, सस्य परागण तथा अपशिष्ट के पुनः चक्रण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? वानस्पतिक उद्यान, बी सही है। वानस्पति संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान स्वस्थान पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभयारण्य इसमें सम्मिलित हैं। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। यह सल्फर मुक्त होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? बी 1 और 2। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। ब्रेंट कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में सबसे बड़ा है। इसे उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट, लाइट क्रूड, एकोफिस्क एवं ओसीबर्ग शामिल हैं। यह तेल विश्व के कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लगभग 2/3 के मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। हाल में आयल जयपुर समाचारों में था। यह क्या है? यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। यह समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग से निर्मित उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म है। यह तेल के कुओं में आकस्मिक उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। तो पहला सही है। यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। हाल में आयल जयपुर समाचारों में था। यह तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुसार विकसित प्रौद्योगिकी है। इसका विकास द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी। यह संधि क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है।
यह पूर्वी एशिया शीर्ष सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग है। यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय सहयोग संधि है। तो पहला सही है। शीत युद्ध काल के दौरान अमेरिका और रूस के बीच 31 जुलाई 1991 को हस्ताक्षरित स्टार्ट के स्थान पर एक नई स्टार्ट संधि पर अमेरिका व रूस के बीच हस्ताक्षर चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 8 अप्रैल 2010 को किए गए। नई स्टार्ट संधि के तहत दोनों देश सतत वर्षों में अपने परमाणु हथियारों की संख्या में 1/3 तक कटौती करने तथा उन्हें ले जाने वाली पनडुब्बियों, मिसाइलों व बमवर्षकों की संख्या में आधी से अधिक कटौती के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? आनुभविक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो चौथा ही सही है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया। मार्क्स का विचार है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, मध्यम वर्गीय समाज का आधार नकद पूंजी तथा सामंतवादी समाज का आधार भूमि है। यही मार्क्स का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उनका विचार है कि समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्वी एशिया में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। भारत अपनी दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। यही सही है, बी। पहला और तीसरा सही है। पूर्व की ओर देखो नीति के अंतर्गत भारत ने पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध काफ़ी मजबूत बनाए हैं। वर्ष के दौरान इन देशों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता, विचार विनिमय आदि के माध्यम से संबंधों को सुदृढ़ बनाया गया। इस क्षेत्र के 2 देशों के राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा उल्लेखनीय है। मंगोलिया के राष्ट्रपति तथा कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति ने क्रमशः सितंबर 2009 तथा जनवरी 2010 में भारत की यात्रा की। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अंतर्गत भारत पूर्वी एशिया मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के लिए इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संचरण दिया है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इस संबंध में ए, बी दोनों विश्वसनीय संख्याएं हैं, तो केवल सी सही है। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार तक बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्राओं की सुगमता थी। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे।
निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संघटक थीं? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी सही है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने तीनों, लेकिन इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। औपनिवेशिक भारत में होम चार्जेज यानी गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत की ओर से किया जाने वाला व्यय था। इसमें लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि इत्यादि सम्मिलित थे।